बालकनी से कमरे में आकर मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बालकनी में खड़ी हो अपने गीले बाल सुखाने में मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे कि मेरे दाता हुक्म ससुर जी इतना गुस्सा हो उठे। मुझे अपना बचपन याद आने लगा। जब हॉस्टल से मैं घर आती थी तो हिरण की तरह खेतों में कुलाचे भरती रहती थी। सहेलियों का झुंड हमेशा मुझे घेरे रहता था। गांव की लड़की शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है तो शहर की कई बातें होंगी और यही सहेलियों के कौतूहल का कारण था। मेरे भैया भाभी भी कितने प्यारे हैं और कितना प्यार करती हैं भाभी मुझे। कभी भाभी ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ आकर मुझे क्या मिला? न घर, न किसी का स्नेह और न ही आज़ादी का एक लम्हा। हाँ, अगर सोने चांदी के ढेर को स्नेह कहते हैं तो वह यहाँ बहुत है, लेकिन क्या इन बेजान चीज़ों से मन का सुख पाया जा सकता है? अगर हाँ तो मैं बहुत सुखी हूँ। सोने के पिंजरे में पंछी की तरह पंख फड़फड़ा कर अपने बेबसी पर आंसू बहाने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। पति नाम का जीव जो मुझे ब्याह कर लाया, उसके दर्शन आधी रात के बाद होते हैं तो दूसरों को मैं क्या कहूँ। पता नहीं किस बुरी घड़ी में प्रताप की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर लाया। प्रताप का रिश्ता जब पापा के पास आया था तो सब यह जानकर हतप्रभ रह गए थे कि इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनना बहुत भाग्य की बात है। पता नहीं सहेलियों के साथ खेतों में कुलाचे भरते कब प्रताप ने मुझे देखा और मैं उनकी आंखों में बस गई। तुरंत फुरत प्रताप सिंह के घर के रिश्ते आ गए और पापा ने हाँ करने में एक पल भी नहीं लगाया। बड़े धूम धड़ाके से शादी संपन्न हुई और मैं जमींदार घराने की बहू बन गई। जिस धूमधाम से मेरी शादी हुई उसे देखकर मैं अपनी किस्मत पर नाज करती रही। प्रताप को देखकर तो मेरे अरमानों को पंख लग गए। जितना सुंदर और ऊंचे कद का प्रताप है उससे तो मेरी सखियां भी ईर्ष्या करने लगी थी। ससुराल की देहरी तक पहुंची तो दोनों ओर कतार में खड़े दास दासियों के सिर हमारी आगवानी में झुक गए। उन्हें सिर झुकाए देखकर मुझे एहसास होने लगा मानो मैं कहीं की महारानी हूँ। सासू माँ ने आरती उतार कर मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे मेरी माँ मिल गई। सुहाग सेज तक पहुँचने से पहले कई रस्में हुई। मुँह दिखाई में मेरी झोली में सुंदर सुंदर सोने के गहनों का ढेर लग गया। तमाम तरह की रस्मों के बाद मुझे सुहाग सेज पर बैठा दिया गया। कमरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों ओर फूलों की महक मदहोश किए जा रही थी। मेरी जेठानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। एकांत पाते ही मैंने कमरा बंद कर दिया और घूंघट हटाकर आराम से सहज होने का कोशिश करने लगी। दिन भर के क्रियाकलापों से थक कर मैं थोड़ा आराम करना चाह रही थी। थकान से कब मुझे नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। दरवाजे की कुंडी खड़की तब मेरी नींद खुली। रात के 3:30 बज रहा था। ओह, कितनी देर से मैं सो रही हूँ। सोचते हुए सिर पर पल्लू लेकर दरवाज़ा खोला। शराब का भभका मेरे नथुने से टकराया तो मैंने घबरा कर आगंतुक को देखा। सामने लाल आंखें लिए प्रताप खड़े हैं। मैं हतप्रभ प्रताप का यह रूप देखती रह गई। अंदर आकर प्रताप ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे बोले, सॉरी मोनी, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दी, बुरा मत मानना। नशे में होने के बावजूद प्रताप ने एक अच्छे इंसान का परिचय दिया। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन 1-2 दिन की बात नहीं थी। हवेली में मुजरे होते और प्रताप अक्सर देर रात ही कमरे में आते। हाँ, प्रताप मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ती है यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। मैं शिकायत करती तो वह कहते यह तो हमारी परंपरा है, जमींदारों के यहाँ मुजरे नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे। तब तक भाभी की आवाज़ आई, अरे छोटी कहाँ हो? भाई आओ, सोनार जी आए हैं। यह आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में लौट गई। मेरी जेठानी मुझे बुला रही थी। मेरे जाने का मन नहीं था, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकती थी। बाहर बारदरी में सोनार जी कांटा बाटा लिए बैठे थे। भाभी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ छोटी, क्या तुम रो रही थी? जो तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? मैंने कहा, नहीं भाभी साहब, वैसे ही नींद आ गई थी। भाभी बोली, छोटी तुझे कुछ गहने बनवाने हो तो बनवा ले। देख, मैं तो यह सतलड़ा हार तोड़वा कर दूसरा बनवा रही हूँ। पर भाभी साहब, यह तो बहुत सुंदर है और नया भी, आप उसे क्यों तोड़वा रही हो? अरे छोटी, इसे मैंने अपने भाई की शादी में पहन लिया और तुम्हारी शादी में भी पहना। हाँ, बस अब यह पुराना हो गया, मैं तो अब नया ही बनवाऊंगी। मैं क्या कहती, चुप रहना ही ठीक समझा। भाभी साहब ने कहा, तू भी कुछ न कुछ बनवा ही ले। अगर कुछ तोड़वाना नहीं चाहती तो माँ जी से सोना लेकर बनवा ले, यहाँ सोने की कोई कमी नहीं है। मोनी सोचने लगी कि वह तो मैं देख ही रही हूँ,
तभी तो हमारे लिए यहाँ सोने के पिंजरे बनवाए गए हैं। इस चार दीवारी में कैद हम गहने तुड़वाएं और गहने बनवाएं, बस इन्हीं गहनों से दिल बहलाएं। सोनार जी चले गए तो मैंने पूछा, भाभी साहब आप 7 बरस से यहाँ रह रही हैं, जेठ साहब भी आधी रात से पहले घर में नहीं आते, फिर आप किस तरह अपने को बहला लेती हैं? मेरा तो 4 महीने में ही दम घुटने लगा। देख छोटी, इन जमींदारों की यही रीत है, मेरे मायके में भी यही सब कुछ होता है। हम कुछ बोले भी तो यहाँ के मर्द यही कहेंगे कि मर्दों की दुनिया में तुम लोग दखल मत दो, तुम्हारा काम है सज धज कर रहना और मन बहलाने के लिए जब चाहो सुनार को बुलवा लो और गहने तोड़वाओ तथा नए बनवाओ। मैं आंखें फाड़े भाभी साहब को देखती ही रह गई। कितनी सहजता से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया, कितनी आसानी से इन जिंदगी से समझौता कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो पढ़ लिख कर सारी शिक्षा भाड़ में झोंक दी। मैं कहाँ से रास्ता खोजूं आज़ादी का? कमरे में आते ही फिर रुलाई फूट पड़ी। हाय, मैं कहाँ फंस गई? मेरे पापा ने यह क्यों नहीं सोचा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, उसके सीने में भी दिल धड़कता है? क्या महज पैसे वाले होने से सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं? क्या भूल गए कि उनकी बेटी के भी कुछ अरमान है? पापा यह क्यों भूल गए कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का हो या लोहे का? आधी रात तो प्रताप आए तो मैं जाग रही थी। मैं प्रताप से कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत थके हुए लग रहे थे। मेरे माथे पर एक चुंबन की मुहर लगाई और बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे भरने लगे। मैं मन मार कर रह गई। सोचने लगी, कभी प्रताप मुझे वक्त दे तो मैं इस पिंजरे से आज़ाद होने की भूमिका बनाऊं। लेकिन यह मुजरा और मुजरे वालियां वक्त दे तब न। वैसे प्रताप से मुझे और कोई शिकायत नहीं थी। वह मुझे बेइंतहा प्यार करते थे, बस अपनी खानदानी परंपराओं में बंधे मुझे वक्त ही नहीं दे पाते। मैंने 1-2 बार दबी जुबान में उन्हें मुजरे में जाने से रोकने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे जोरू का गुलाम कहलवाना चाहती हो? घर के सभी मर्द देर रात तक मुजरे में बैठे रहते हैं तो भला मैं अकेला कैसे उठ सकता हूँ? तुम मेरी मजबूरी समझती क्यों नहीं? दिन ब दिन मैं घुटती रही। भाभी साहब और सासू माँ को इसी हाल में खुश देखकर भी मैं इस ज़िंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। यह दोष किसका है? पता नहीं, मेरा या मेरे पापा का है, या फिर मेरे इस सौंदर्य का जिसकी वजह से मैं कैद कर ली गई। सुबह बेमतलब ससुर जी नाराज़ हो गए। जो मर्द दूसरी औरतों के अश्लील नाच गाने पर बिछे जाते हैं, पैसा लुटाते हैं, उन्हें घर की बहू बालकनी में खड़ी होकर बाल भी सुखा ले तो गुस्सा क्यों आता है? यह नीति जमींदारों के खानदान की रीत ही है। नाचने वालियाँ भी तो औरतें ही हैं। क्या उन में कभी अपनी माँ बहन का चेहरा उन्हें नज़र नहीं आता है? शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी आज़ादी की सांस नहीं ली। खूब खाना पीना और सुंदर कपड़े गहने पहनना ही हमारी नियति थी। हम अपने लिए नहीं, इस खानदान की परंपराओं के लिए जी रही थी और इस हवेली के मर्दों के लिए ही हमारी सांसें चल रही थी। सासू माँ और भाभी साहब बिना किसी प्रतिकार के सहजता से रह रहे थे। पता नहीं उनके दिल में इस परंपरा के खिलाफ बगावत करने का विचार क्यों नहीं आता। दोनों ही मुझे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं रम पा रहा था। मुझे तो कुछ कर दिखाने की ललक थी। आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का अरमान था। मेरी तकदीर ही कहिए कि इतने दिनों बाद प्रताप से लंबी मुलाकात का अवसर मिला हुआ। यूँ कि सासू माँ, ससुर जी, जेठ और भाभी सा किसी रिश्तेदारी में शादी में गए हुए थे। प्रताप के जिम्मे वहाँ की जमींदारी का काम छोड़ गए थे। मुझे सासू माँ साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अतः मुझे घर पर ही छोड़ गए। मैं बड़ी बेसब्री से प्रताप का इंतजार कर रही थी। प्रताप बाहर बैठक में किसी से लेन देन कर रहे थे। मैं बेचैनी से बैठक के दरवाजे पर चक्कर काट रही थी। जब प्रताप नहीं आए तो मुझसे अब और सब्र नहीं हो पाया और मैं बैठक में चली गई। वहाँ बैठे लोगों ने सिर झुकाकर मेरा अभिवादन किया। एक बार फिर खुद के खास होने का एहसान मुझ पर हावी होने लगा, लेकिन प्रताप ने इतना वक्त ही नहीं दिया। बोले, तुम यहाँ बैठक में क्यों आई हो? अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं अपमानित सी लौट आई। प्रताप भी तो इसी खानदान का खून है, भला वह कैसे बीवी को खुलेआम दूसरों के सामने आने देगा? मैं बेचैनी से पूरे घर में चहलकदमी करने लगी। प्रताप का इंतजार मुझे हर पल बरसों सा लग रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। आखिर प्रताप घंटे भर बाद अंदर आए और मैं उन्हें लगभग धकेलती हुई अपने कमरे में ले गई। घर में मौजूद दासियों ने आश्चर्य से मुझे देखा और गर्दन झुका ली। इस वक्त उनकी झुकी हुई गर्दनें मुझे गर्व का एहसास नहीं करा पाईं। प्रताप ने कहा, यह क्या पागलपन है मोनी? मैं कहीं भागा थोड़ी ही जा रहा हूँ। प्रताप, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम कुछ वक्त मुझे दो।
तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। प्रताप आराम से पलंग पर बैठ गए। प्रताप बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। प्रताप चौंक उठे। यह क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें कितना मैं प्यार करता हूँ? पहले दिन तुम्हें जब मैंने खेतों में दौड़ते देखा तो मेरा दिल धड़क उठा और उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। वह तो ठीक है प्रताप, मुझे तुम्हारे प्यार से इनकार नहीं है, लेकिन ज़रा सोचो कि एक आज़ाद पक्षी को तुम सोने के पिंजरे में कैद कर लोगे तो क्या वह खुश रह सकता है? क्या तुम चाहते हो कि मेरी शिक्षा इस पिंजरे की भेंट चढ़ जाए, या फिर मैं घुट घुट कर इस कैद में जान दे दूँ? ना मुझे सोना चांदी चाहिए, ना धन दौलत, मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए जिसे मैं अपने तरीके से जी सकूं। प्रताप चुप थे, क्या कहे क्या ना कहे। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अच्छा मोनी, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। प्रताप ने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाल ली। ऐसा करो, तुम जितना धन ले जा सकती हो अपने सूटकेस में भर लो और अपनी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और कभी लेने नहीं आऊँगा। तलाक की बात पर घर में बवाल मच जाएगा। तुम इन जमींदारों को जानती नहीं हो, खून खराबा हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचे। मायके के बहाने तुम यहाँ से निकल जाओगी, बाद में जो होगा मैं संभाल लूँगा। दोबारा शादी भी नहीं करूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। वहाँ तुम आज़ाद हो। इतना पैसा साथ ले जाना कि तुम्हें आर्थिक परेशानी से ना गुजरना पड़े, मेरी दुआ है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। प्रताप के प्यार में रत्ती भर भी खोट नहीं है, लेकिन मेरे सपने, मेरे अरमानों का क्या होगा? सोचा था कि पढ़ लिख कर कुछ बन कर दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पूरी होते ही पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई। लेकिन प्रताप का क्या होगा? कब तक वह घर वालों को भरमा पाएंगे और उनकी ज़िंदगी बेवजह ही नरक बन जाएगा। क्या मुझे लेकर प्रताप ने कुछ सपने नहीं हैं? नहीं, मैं प्रताप को छोड़कर नहीं जा सकती। रात भर इसी सोच विचार में करवटें बदलती रही। सुबह प्रताप ने मुझे प्रश्न सूचक नज़रों से देखा तो मैंने नज़रें झुका ली और दौड़कर प्रताप से लिपट गई। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाएँ, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।